तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड जो आपका रहेगा वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए कम से कम 20 क्वेश्चन क्लियर करा दिए थे। तो ये आपका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम क्लियर करेंगे उससे रिलेटेड उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम कितना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का कितना है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना है टाइम पीरियड। ओके, अब मैं चालू कर रहा हूँ अपनी क्लास को रेगुलरली। ठीक है, तो आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है, आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है। तो आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है सोमरस। ओके, सोमरस जो कि वनस्पतियों से बनाया जाता है। ठीक है, सोमरस ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और सोमरस कौन कौन से मतलब फंक्शनों पर उपयोग किया जाता है, जैसे जन्मदिन, वो जन्मदिन के लिए, कोई पार्टी के लिए। तो ये सोमरस एक नशे का प्रतीक है और ये वनस्पतियों से बनाया जाता है। ठीक है, और ये शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है, और मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सीधे सीधे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लोपामुद्रा और अपाला विश्ववारा जैसी विदेशी महिलाओं का उल्लेख कौन से वेद में है। तो ये है ऋग वेद में। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है आपका ऋग वैदिक काल में सबसे उत्तम पशु किसे माना गया है। ऋग वैदिक काल में सबसे उत्तम पशु माना गया है गाय को। ओके, सबसे उत्तम गाय को। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे उत्तम पशु किसे माना गया है, गाय को माना गया है ऋग वैदिक काल में। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अगन्या का अर्थ क्या है। अगन्या का अर्थ है ना मारे जाने योग्य, क्योंकि ये गाय के लिए यूज हुआ है और गाय का उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऋग वैदिक काल में। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ना मारे जाने योग्य। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में धातु के रूप में आर्य द्वारा सर्वप्रथम क्या उपयोग किया गया था। क्या किया गया था, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो ये तांबे का यूज करते थे ऋग वैदिक काल में धातु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र देवता। ओके, इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पुरंदर भी इसे कहा गया है। ठीक है, किसमें, ऋग वैदिक काल में। और इसके लिए 250 सूक्त है, 250 सूक्त है इसके लिए। ठीक है, किसके लिए, इंद्र के लिए, और ये सबसे पावरफुल देवता हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं। तो 250 सूक्त हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल कितने वर्णों में विभक्त था, 4, 6 या 3 या 2। तो उत्तर वैदिक काल कितने भागों में विभक्त था, तो ये था 3 भागों में। ठीक है, 4 भागों में विभक्त था ये। ठीक, फर्स्ट का नाम है ब्राह्मण, सेकंड का नाम है क्षत्रिय, थर्ड का नाम है वैश्य और फोर्थ का नाम है शूद्र। तो 4 भागों में विभक्त था। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा किसे माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा कृषि को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है, सीता, शीर या सोम या कोई नहीं। तो शीर कहा गया है उत्तर वैदिक काल में हल को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। कृषि भूमि को कहा जाता है सीता। ठीक है, और हल को क्या कहा जाता है, शीर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड जैसे मेरा मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो लगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है। तो ये की गई है आपकी टूटी नाव से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यम नचिकेता संवाद कौन से उपनिषद में है। कौन से उपनिषद में है, तो ये है कठोपनिषद में। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, षड दर्शनों का बीजारोपण कौन से काल में हुआ था। तो ये हुआ था
उत्तर वैदिक काल में। अब मैं आपके लिए एक थोड़ा और नॉलेज दे देता हूँ दोबारा से। देखो, आपका नॉलेज क्या है? आपका नॉलेज है, जैसे मैंने आपके लिए वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। क्या कराए थे? वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका उत्तर वैदिक काल, दूसरा आपका क्या है? ऋग वैदिक। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। किसको किसको बांटा गया है? ये बांटा गया है वैदिक काल को दो भागों में। ठीक है, पहले का है नाम उत्तर वैदिक काल, दूसरे का नाम है ऋग वैदिक काल। ठीक है, अब देखो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये तो हो गया आपका ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड। और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, ये किसका है? ये है आपका उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व, और ऋग वैदिक काल का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मैंने आपके लिए बताया था ऋग वैदिक काल में आर्यों के बारे में कि आर्य सबसे पहले कहाँ से आए थे और कहाँ पर गए थे और कहाँ इन्होंने सबसे पहले कदम रखा था। तो ये खेवर दर्रे से आए। सबसे पहले कहाँ से आए? खेवर दर्रे से आए और इंडिया की ओर आए। इंडिया की ओर सबसे पहले ये इंडिया में आए थे, खेवर दर्रे से। ठीक है, खेवर दर्रे से आए थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों का सबसे मूल निवास मध्य एशिया को माना है। किसको माना गया है? ये माना है मध्य एशिया को। किसे माना गया है? मध्य एशिया को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मध्य एशिया को मैक्स मुलर ने माना गया है आर्यों का सबसे मध्य निवास, मतलब निवास स्थान मध्य एशिया को। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक और बात बता देता हूँ। ऋग वैदिक काल में आर्यों का 36 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 36 बार। कितनी बार उल्लेख है? 36 बार उल्लेख है। ओके, 36 बार उल्लेख है ऋग वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋग वैदिक काल में यमुना का कितनी बार उल्लेख है और गंगा का कितनी बार उल्लेख है? देखो, गंगा का सिर्फ एक ही बार उल्लेख है और यमुना का कम से कम 3 बार उल्लेख है। 3 बार। अब आप तुलना कर सकते हैं कहाँ पर गंगा है और कहाँ पर यमुना है। गंगा सबसे बड़ी भारत की नदी है और यमुना कुछ भी नहीं है। तो भी ऋग वैदिक काल में देखो कितनी पावर है। यमुना को 3 बार उल्लेख है और गंगा को कितना बार है? एक बार उल्लेख। तो ये यहाँ पर फैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और यहाँ तक आपकी क्लास खत्म होती है। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।